तो एक बार सभी का फिर से स्वागत है मित्रों हमारे चैनल रोजगार विद्राम में। आज हम कक्षा 9 विज्ञान में रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, वस्तुएं और उनके गुण और हमारे जीवन में मित्रों पदार्थों का महत्व क्या है। तो समय न गंवाते हुए हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ना है। मित्रों अनुक्रमणिका यानी कि लेसन इंडेक्स यहाँ पर बनाए हैं, आप देख सकते हैं। पहले में हम द्रव्य या पदार्थ पढ़ेंगे। द्रव्य या पदार्थ में पदार्थ का परिचय जानने की कोशिश करेंगे। प्राचीन मत क्या है पदार्थ को लेकर, पंचतत्व की अवधारणा क्या है, आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकरण जो भौतिक एवं रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आधुनिक वैज्ञानिक के हैं उसके बारे में समझेंगे। महत्वपूर्ण पद के बारे में जैसे द्रव्यमान की परिभाषा और गुण, भार की परिभाषा एवं गुण, द्रव्यमान एवं भार में संबंध जो W=mg होता है, पदार्थ की अवस्थाएं, फिर कणों की व्यवस्था एवं भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैस अवस्था, और इसके बाद में अन्य अवस्था जो चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है मित्रों, और जो 5वीं अवस्था BEC अवस्था है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला हम द्रव्य और पदार्थ के बारे में शुरुआत कर रहे हैं मित्रों यहीं से। तो द्रव्य और पदार्थ क्या है, तो ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है और जो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं वो द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब मित्रों वह वस्तुएं जिसमें आयतन होता है और भार होता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, जो आँखों द्वारा दिखाई देती है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, वायु, लकड़ी, हीरा, स्टील, कांच आदि, यानी कि जितनी भी वस्तुएं मित्रों हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो सभी पदार्थ हैं। यहाँ पर हम चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश किए हैं। वो सभी वस्तुएं मित्रों जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस की जा सकती हैं, आँखों द्वारा दिखाई देती हैं, वो सभी पदार्थ हैं। चाहे ब्रह्मांड से परमाणु तक, चाहे आकाशीय पिंड हो मित्रों, चाहे एक परमाणु हो, जितनी भी विजुलाइज कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम यही समझाने की कोशिश किए मित्र कि जितनी भी वस्तुएं हम देख सकते हैं, जितनी भी वस्तुएं हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, जिसमें भार है, जो स्थान घेरता है, वो सभी पदार्थ है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं प्राचीन वर्गीकरण में। मित्रों प्राचीन काल में दार्शनिकों ने द्रव्य को पंचतत्व में वर्गीकृत किया था। पंचतत्व मतलब 5 तत्व मानते थे पदार्थ के। पहला वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां आकाश। यहाँ तक कि मित्रों जो रोमन दार्शनिक थे वो 4 पदार्थ ही मानते थे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, और वो आकाश को नहीं मानते थे मित्रों। लेकिन भारतीय दार्शनिकों ने यानी 5 तत्व माने थे। प्राचीन दार्शनिकों का जो पदार्थ वर्गीकरण है, प्राचीन काल में दार्शनिकों ने द्रव्य को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था। पृथ्वी यानी कि जो ठोस पदार्थ के अंतर्गत आती है, जल यानी कि जो तरल पदार्थ के अंतर्गत आता है, अग्नि जो ऊर्जा या उष्मा का प्रतीक है, वायु यानी कि जो गैस है, या आकाश मतलब होता है मित्रों जो स्थान शून्य है उसे आकाश कहते हैं। तो मित्रों ये 5 तत्वों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं। ये प्राचीन दार्शनिकों का ऐसा मत था। लेकिन याद रहे मित्रों जो यूनानी दार्शनिक हैं यानी कि रोमन दार्शनिक हैं, वो केवल 4 तत्व ही मानते थे, आकाश को पदार्थ का तत्व नहीं मानते थे। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मित्रों पदार्थ को 2 अवस्थाओं में बांटा है। भौतिक एवं रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण और रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। मित्रों भौतिक आधार पर भी पदार्थों को कई रूपों में बांट सकते हैं। जैसे पदार्थ को रंग के आधार पर, गंध के आधार पर आदि आधार पर बांट सकते हैं, या अवस्था के आधार पर देखें मित्रों तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इसके आधार पर बांट सकते हैं। अगर रासायनिक गुणों के आधार पर बात करें मित्रों तो पदार्थ को रासायनिक आधार पर भी कई आधार में बांट सकते हैं। हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, यहाँ छोटा सा डेमो दे रहे हैं। नहीं तो सभी का अगर विस्तार से भी करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, तो हमें बहुत समय का भी ध्यान रखना है। तो पदार्थ को आप लोग जानिए इतना ही। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक गुण के आधार पर और अवस्था यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर।
और रासायनिक गुणों के आधार पर भी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, उनके गुण के आधार पर और पदार्थ के संरचना के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है मित्रों? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है उसमें द्रव्य की कितनी वास्तविक मात्रा उपस्थित है वही द्रव्यमान है। इसका मान सदैव निश्चित रहता है मित्रों। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं, जो भी वस्तु है उसमें जितनी वास्तविक मात्रा है वो निश्चित रहता है। यानी कि द्रव्यमान का मान ब्रह्मांड के किसी भी कोने में नहीं बदलता, सदैव नियत रहता है। इसे यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पदार्थ की मात्रा यानी कि द्रव्यमान मास को समझने के लिए एक चित्र भी बनाया है कि एक लोहे का टुकड़ा है जिसमें अधिक द्रव्यमान है और एक थर्माकोल का टुकड़ा है उसमें कम द्रव्यमान है। मापन स्थान देखें तो यहाँ पर देखिए, चाहे चंद्रमा पर जाएं चाहे अन्य ग्रह पर जाएं, भार में तो परिवर्तन आ सकता है, लेकिन पदार्थ की जो वास्तविक अवस्था यानी कि वास्तविक मात्रा जो पदार्थ के मित्रों वो कभी नहीं बदलती। यानी कि द्रव्यमान बराबर कुल कणों की संख्या होती है। यानी कि कहीं भी जाएं मित्रों, आप भार तो बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता। आगे हम भार समझेंगे। अब भार क्या है? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को खींचती है, आकर्षित करती है, उसे भार कहते हैं। यानी कि स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान बदल जाता है। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा पर अलग अलग भार होता है मित्रों, इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। या पृथ्वी पर ही देखा जाए तो कोई वस्तु है मित्रों जो ध्रुव पर यानी कि भूमध्य रेखा पर उसकी जितनी वजन है यानी कि उसका जितना भार है, अगर ध्रुवों पर लेके जाओ तो उसकी भार में वृद्धि हो जाएगी। या ध्रुवों पर कोई भी वस्तु है उसको हम भूमध्य रेखा पर लाते हैं तो उसके भार में कमी आती है। क्यों? क्योंकि मित्रों भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इसे प्रतीक W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दर्शाने के लिए कोशिश की है कि भार की परिभाषा और गुरुत्वाकर्षण कि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ पर लगने वाला बल है मित्रों। यानी कि यह प्रोपोर्शनल यम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं हमेशा। मापन और सूत्र देखा जाए मित्रों तो W बराबर mg होता है। यहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है वो चंद्रमा पर लेके जाएं तो भार कम हो जाता है और अंतरिक्ष में शून्य हो जाता है, जबकि अगर पदार्थ की वास्तविक मात्रा देखें तो सेम रहती है, नहीं बदलती है, लेकिन भार चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की स्थिति पर भार निर्भर करता है। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा लगेगा वहाँ वस्तु का भार अधिक होगा, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम होगा वहाँ पर भार कम होगा, और जहाँ नगण्य होगा वहाँ भार शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान तथा भार में अगर संबंध देखा जाए मित्रों तो W बराबर mg होता है। यानी कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और भार W हो तो इसको निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि W बराबर mg, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और m पदार्थ का द्रव्यमान है। यहाँ इसको भी समझने का कोशिश किया है कि जो भार होता है और द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि भार हमेशा द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है मित्रों। कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है तो उसका भार जो होगा, भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो उस पर निर्भर करेगा। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी पर लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है, जो गुरुत्वीय त्वरण है। आयतन की अगर बात करें मित्रों तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। कोई भी वस्तु है और जितना स्थान घेरता है वह उसी का आयतन कहलाता है। इसे प्रतीक V से निरूपित करते हैं मित्रों। V से जो बैन वाला V होता है उससे निरूपित करते हैं। अगर रसायन विज्ञान में आयतन पूछा जाए तो किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को ही आयतन कहते हैं मित्रों। कोई भी पदार्थ है वो कितना स्थान घेरता है उसी को आयतन कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है वह स्थान उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। बस आप लोग इतना ध्यान रखना। आयतन को मीटर क्यूब में लिखते हैं। यानी कि जो अब ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा क्या है मित्रों? किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे द्रव्य में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है नहीं?
किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में यानी कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, उसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती ही होती है। अगर ऊर्जा के विभिन्न रूपों की बात की जाए मित्रों तो ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। कई रूपों में मित्रों ऊर्जा पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा। अगर विशेषता पूछी जाए ऊर्जा की तो ऊर्जा ना तो कभी नष्ट हो सकती है और ना ही उत्पन्न हो सकती है, केवल इसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है। यानी कि ऊर्जा ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है, ये बात भी ध्यान रखना है। ऊर्जा द्रव्यमान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ऊर्जा ना स्थान घेरता है, ना इसमें भार होता है और ना ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। अगर प्रतीक चिन्ह देखा जाए मित्रों तो ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर में ई। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण अगर देखें तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा ऊर्जा ई है तो आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर mc² हो जाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ फिगर का प्रयोग करें। ई वस्तु की कुल ऊर्जा है मित्रों, यम जो है वस्तु का द्रव्यमान है। अगर सी क्या है मित्रों तो सी प्रकाश का वेग है, जिसका मान निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत ये कहता है मित्रों कि अगर कोई भी वस्तु है उसके 1 ग्राम मात्रा को अगर प्रकाश के वर्ग के दोगुने स्पीड से, यानी कि प्रकाश की गति है उसका वर्ग करके हम उतनी स्पीड से अगर हम उसको नचाएं, यानी कि किसी भी द्रव्यमान को हम प्रकाश की इस जो भी गति है उसके 2 गुने से गुणा करें तो वह ऊर्जा में बदल जाती है मित्रों, और बहुत ज़्यादा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। एक छोटे से पदार्थ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा हासिल की जा सकती है। आइंस्टीन का ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत कहता है। यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किए हैं कि ऊर्जा का विशाल रूप उत्पन्न होता है थोड़े से ही पदार्थ की मात्रा से। अगर उस पदार्थ की मात्रा को प्रकाश के वेग के 2 गुने स्पीड से गुणा किया जाए, यानी कि प्रकाश की गति का जो स्पीड है 3 × 10⁸, उसको और उतने से ही गुणा करके, यानी कि उसका वर्ग करके द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो थोड़े सी ही द्रव्यमान से बहुत ऊर्जा का विशाल रूप उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ तक कि थोड़े से द्रव्यमान से 1 शहरों को ऊर्जा दी जा सकती है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखा जाए मित्रों तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप कणों से निर्मित होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। विभिन्नता देखा जाए मित्रों तो वास्तव में पदार्थ विभिन्न आकार तथा आकृति के कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अगर दृश्यता पूछे मित्रों तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि देखना असंभव है। अकल्पनीय है, वह इतने छोटे होते हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पदार्थ का स्वरूप की अगर बात करें मित्रों तो पदार्थ कक्षा 9 के अनुसार कई स्वरूपों में पाया जाता है। पदार्थ के एक कणों से बना है, पदार्थ के कणों के गुण और पदार्थ के कणों की सूक्ष्मता यहाँ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण की बात करें तो पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित होते हैं, जैसे रिक्त स्थान। कोई भी पदार्थ है मित्रों उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। निरंतर गतिशीलता होती है, यानी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। यह कहा जा सकता है कि ताप वृद्धि होने पर कणों की गति ऊर्जा में बढ़ जाती है। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण की बात की जाए मित्रों तो पदार्थ के और भी अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, यानी कि निरंतर गतिशीलता, रिक्त स्थान और आकर्षण बल हमने बताया ही। आकर्षण बल की अगर बात करें, यानी कि अगर हम निरंतर गतिशीलता की बात करें तो कहते हैं कि पदार्थ है उसके कण हमेशा गतिशील रहते हैं, कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और रिक्त स्थान की बात की जाए तो प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। गतिशील क्यों होते हैं पदार्थ? तो मित्रों अगर कोई भी पदार्थ है उसकी गतिशीलता नापनी हो, जैसे पानी से ही, तो एक गिलास में पानी रखिए, उसमें छोटा सा अगर कुछ मिला दीजिए, थोड़ा सा कलर भी डालिए, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पूरा का पानी रंगीन हो गया, पूरा पानी का पानी
रंगीन हो गया, यानी कि वो जो स्याही था या कलर था वो सभी पानी के अणुओं में घुल गया। तो इस आधार पर कह सकते हैं मित्रों कि पदार्थ के कण होते हैं जो निरंतर गतिशील होते हैं, या किसी भी पदार्थ को जलाने पर उसकी जो महक होती है पूरे कमरे में दूर तक फैल जाती। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि पदार्थ गतिशील होते हैं। अगर रिक्त स्थान की बात करें तो एक गिलास पानी लीजिए, उसमें नमक या चीनी डालिए, तो आप मित्रों देखते हैं कि कुछ देर बाद चीनी या नमक के कण घुलकर पानी के कणों के बीच में समा जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान है उसी में चीनी के कण घुलकर समा गए, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उसके कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। अगर आकर्षण की बात करें मित्रों तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसके दो अणुओं के बीच में एक अंतराणुक बल कार्य करता है। वो ठोसों में ये बल बहुत प्रबल होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैसों में अत्यंत कम होता है। लेकिन दो अणुओं के मध्य में आकर्षण बल काम करता है जो आपस में बांधने का काम करता है उनको। आकर्षण बल पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है जिसे नियंत्रण आणविक बल भी कहते हैं। दूरी का प्रभाव अगर देखा जाए मित्रों तो पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी घटती है तो अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। अगर पदार्थ के अणुओं के मध्य की जो दूरी अधिक कर दी जाए तो पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगने वाला है वो कम हो जाएगा। अगर तापमान का प्रभाव की बात करें मित्रों तो कणों की गति ऊर्जा गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है गैस के परमताप के समानुपाती होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा के ई प्रोपोर्शनल होती है हमेशा। ठीक है, अर्थात ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अगर ताप घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा घट जाती है। यहाँ पर यह भी समझाने का कोशिश किया है। अब वर्गीकरण की बात करें मित्रों तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों को भौतिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। लेकिन हम यहाँ आपको 2 और अवस्थाओं के बारे में बताएंगे, जो है चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था है BEC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर ठोस अवस्था की बात करें मित्रों तो ठोस अवस्था में पदार्थ का जो आकार है और आयतन है दोनों निश्चित होता है। जैसे पत्थर, लकड़ी, गैस, ठोस वस्तुएं जितनी भी हैं। यहाँ पर अगर ठोस वस्तुओं की संरचना की बात करें मित्रों तो ठोस निश्चित और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होता है। ठोस पदार्थ के कणों के मध्य में लगने वाला जो अंतराणुक आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी कम दूरी पर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं, इसलिए उनके मध्य में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है। अगर गति की बात करें मित्रों तो जो ठोस के कण हैं वो भी कंपन करते हैं। ठोस में उच्च घनत्व होता है, असंपीड्य होते हैं ठोस, और ठोसों में कठोरता होती है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना ठोसों की संरचना के बारे में हम चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश भी की है। द्रव अवस्था की अगर बात की जाए तो द्रव अवस्था में पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। अर्थात कोई भी द्रव है, उदाहरण के लिए पानी आप मित्रों जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का रूप ले लेता है, लेकिन आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा चाहे जिस पात्र में रखें। यानी कि पानी के आयतन को तो आप माप सकते हैं, आयतन तो निश्चित कर सकते हैं, लेकिन उसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसके तली में वो फैल जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जल और तेल आदि। अगर पदार्थ में द्रव अवस्था की बात करें मित्रों तो जो द्रव अवस्था में पदार्थों के कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और उनके मध्य में जो अंतराणुक आकर्षण बल काम करता है वो ठोसों की अपेक्षा कम काम करता है, यानी कि गैसों से तो अधिक है लेकिन ठोस की अपेक्षा बहुत कम कार्य करता है। अगर कणों के बीच की दूरी की बात की जाए मित्रों तो ठोस कणों की अपेक्षा दूरी थोड़ी सी अधिक होती है। अगर गति की बात की जाए मित्रों तो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित हो सकते हैं
जो द्रव के कण हैं, जबकि वहाँ ठोस के कण केवल कंपित होते थे, लेकिन द्रव के कण स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकते हैं। अगर द्रव के महत्वपूर्ण गुण की बात की जाए तो द्रव का आकार जो होता है अपरिवर्तित आकार होता है, यानी कि जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी का रूप ले लेता है ना, परिवर्तित आकार होता है। निश्चित आयतन होता है द्रव का, यानी कि द्रव का तापमान और दबाव पर निर्भर करता है आयतन। ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का आयतन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अगर तापमान घटाते जाएं तो द्रव का जो आयतन होगा कम हो जाएगा, तापमान उसके आगे बढ़ाएं तब भी कम हो जाएगा। अगर घनत्व की बात करें मित्रों तो ठोस की अपेक्षा द्रव पदार्थ का घनत्व तो कम होता है, यानी कि ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक, लेकिन उससे थोड़ा कम द्रव पदार्थ का, और सबसे अधिक कम गैस पदार्थ का होता है। अगर प्रवाह करने की बात की जाए तो जो द्रव पदार्थ होते हैं इसमें प्रवाह का गुण होता है, यानी कि फ्लूइडिटी होती है, बहते हैं। श्यानता का गुण भी होता है मित्रों, यानी कि द्रव के प्रवाहित होने की क्षमता के अंतर्गत आता है श्यानता मित्रों। कक्षा 11 में पढ़ते हैं हम श्यानता। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है वैसे द्रव्य में श्यानता होती है ना। जैसे घर्षण बल कार्य करता है किसी भी पदार्थ में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, ऐसे ही द्रव पदार्थ जब बहता है तरल अवस्था में होता है तो उसमें रुकावट लाने के लिए श्यानता का गुण आ जाता है। पदार्थ की गैसीय अवस्था की बात की जाए तो मुख्य परिभाषा गैसीय अवस्था की है कि गैसीय अवस्था में पदार्थ का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। गैसीय पदार्थ जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन में उसके कण चारों तरफ फैल जाते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र अवस्था में मित्रों गति कर सकते हैं। जैसे हवा हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जलवाष्प हुआ, भाप हुआ, ये सभी गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं। पदार्थ की गैसीय अवस्था में आंतरिक व्यवस्था की बात की जाए मित्रों तो कणों के बीच बहुत अधिक स्थान होता है। अगर कणों के बीच में बहुत अधिक अंतराणुक स्थान होता है, अधिकतम दूरी होती है, इस कारण से इनके अणुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है बहुत कम होता है, द्रवों की अपेक्षा भी बहुत कम होता है, यानी कि नगण्य मात्र होता है, ना के बराबर होता है। अगर कण तीव्र और अनियमित गति करते रहते हैं इसके, यानी कि स्वतंत्र रहते होते हैं, चारों दिशाओं में तीव्र और अनियमित गति करते ही रहते हैं, कण दीवारों से टकराकर दबाव भी उत्पन्न करते हैं। अगर दूसरी बात करें मित्रों तो अंतराणुक स्थान सर्वाधिक होता है गैसों का, अंतराणुक बल भी बहुत न्यूनतम होता है इसी कारण। अब आसपास के पदार्थ की बात करते हैं। आसपास के पदार्थ में पदार्थ की चौथी अवस्था है, मुख्य रूप से ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था की बात हो गई मित्रों। अब पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, उसकी बात करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था का माना जाता है। अब प्लाज्मा अवस्था क्या है मित्रों? ये अत्यधिक ऊर्जा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं, यानी कि एक प्रकार से गैसीय अवस्था ही है। जब गैसीय अवस्था में पदार्थ के जो कण हैं वो आयनित हो जाते हैं अधिक ताप पर, तो अत्यधिक ऊर्जा उत्तेजित हो जाते हैं, अधिक ऊर्जा उत्सर्जन करने लग जाते हैं, उन्हीं को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यानी कि आयनित गैस या कण आयनिकृत गैस के रूप में होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयन स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए मित्रों तो ये सब बहुत देखा होगा, यानी कि आकाश में बिजलियाँ चटकती देखी होंगी, है नहीं? आकाश में बिजलियाँ जब चमकती हैं, गैस का वहाँ पर आयनीकरण हो जाता है। गैस का आयनीकरण हो जाता है तो वहाँ पर प्रकाश भारी मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, भारी मात्रा में चमक आती है। अगर सोलर सिस्टम की बात की जाए, ब्रह्मांडीय प्लाज्मा, तारे और नेबुला की बात की जाए मित्रों, तो वहाँ भी गैस अधिक ताप पर आयनित हो जाते हैं
और बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। अगर तारों की बात की जाए तो तारों में भी यही होता है। यहाँ तक कि सूर्य में भी जो भी गैसें पाई जाते हैं, यानी कि हीलियम पाई जाती हैं, ज़्यादा ताप पर वो आयनित हो जाती हैं और अत्यधिक चमक के साथ ऊर्जा उत्सर्जन करती हैं। कुछ इस पर बल्ब, विद्युत बल्ब की भी बात की जाए तो विद्युत बल्ब भी होते हैं इस पर। जैसे कोई भी बल्ब है उसमें जो अक्रिय गैसें भरी होती हैं, अधिक ताप पर जब वो गर्म होकर आयनित हो जाती हैं तो ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगती हैं। प्लाज्मा के उदाहरण में अगर देखा जाए तो सूर्य तारे की बात करिए ही हम, आकाशीय बिजली की बात करें, फ्लोसेंट ट्यूब एवं नियॉन साइन बल्ब की भी बात कर लेते हैं मित्रों। इस तरीके से जो बल्ब आते हैं, है नहीं, नियॉन बल्ब हों या फ्लोसेंट बल्ब हों, यानी कि CFL, जब उनमें जो अक्रिय गैसें भरी रहती हैं मित्रों, अधिक देर तक जलाने से वो गर्म हो जाती हैं तो गैसें आयनित हो जाती हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने लगती हैं। इसी को पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था बस गैसीय अवस्था का ही आयनीकृत रूप है मित्रों, बस इतना आप ध्यान रखना। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस गैसीय ही अवस्था है। बस समझ लीजिए पदार्थ की गैसीय अवस्था में कुछ आयनीकृत हो गए हैं गैस, बस अधिक ताप पर, इतना ध्यान रखना। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC पांचवी अवस्था है पदार्थ की। इसमें इसकी गणना सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे मित्रों, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। बाद में अमेरिकी वैज्ञानिक एक हुए, प्रयोगशाला में इन्हें तैयार किया। अगर गुणधर्म इसकी बात की जाए तो जब किसी गैस को बहुत कम घनत्व पर, यानी कि परम शून्य ताप, यानी कि -273.16 या कहीं कहीं 1.5 होता है या कहीं कहीं 1.6 होता है, इसमें घबराने की बात नहीं। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस के करीब ठंडा किया जाता है, तभी अवस्था प्राप्त होती है मित्र। अगर विशेषता की बात की जाए इसकी तो इस अवस्था में गैस के सभी परमाणु मिलकर एक एकल सुपर एटम की तरह व्यवहार करते हैं। क्या आप प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार रूप से समझना चाहते हैं मित्रों? तो यहाँ पर हम समझाते हैं। पहला उदाहरण रूबिडियम का लेकर, जिसका जो परमाणु क्रमांक है 87 है। रूबिडियम मित्रों, रूबिडियम जिसका परमाणु क्रमांक 87, परमाणुओं को लेजर और मैग्नेटिक ट्रैप की सहायता से ठंडा करके BEC में बनाया जाता है, यानी कि सुपर एटम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही मित्रों सोडियम की बात करें तो सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम परमाणु को लेकर लेजर से ठंडा करके और चुंबकीय जाल में फंसाकर इसको BEC अवस्था में प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही अगर बात करें तो लिथियम का परमाणु जो क्रमांक होता है 3 होता है। लिथियम का परमाणु भार जो होता है लगभग 7 होता है। परमाणुओं को अत्यधिक कम ताप पर ठंडा करके BEC में बनाया जाता है। यह BEC सबसे हल्के परमाणु में से है। हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करें मित्रों तो हाइड्रोजन परमाणु को बहुत कम ताप पर ठंडा करके BEC अवस्था प्राप्त की जाती है, जो क्वांटम अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण है। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो परमाणु भार होता है 4 होता है। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए मित्रों तो हीलियम को -272 डिग्री सेल्सियस के पास ठंडा करने पर यह सुपर फ्लूइड बनता है, जो BEC का एक प्राकृतिक उदाहरण। तो अब बात करते हैं मित्रों पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में। ताप या दाब बदलने से मित्रों पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है, जैसे गलन, ठोस का द्रव में बदलना। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो द्रव में बदलने लगता है मित्रों। जमना यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, कोई द्रव है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ़ में बदलने लगता है, ठोस अवस्था में बदलने लगता है। अगर वाष्पन की बात की जाए मित्रों तो अगर शुद्ध जल है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका से कम ताप पर ही उसका वाष्पन होने लगता है, अरे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्वथन यानी कि वाष्पन होने लगता है। संघनन की बात करें तो गैस का द्रव में बदलना, यानी कि जब कोई भी वाष्पित अवस्था में कोई भी द्रव हो जाता है तो उसको पुनः ठंडा करके उसको हम संघनन के द्वारा बदल सकते हैं।
द्रव में बदल सकते हैं। फिर ऊर्ध्वपातन की बात करें मित्रों तो कोई भी ठोस पदार्थ है सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कपूर या नौसादर आप जलाते हैं तो द्रव अवस्था में न बदल के सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। दृढ़ीकरण की बात करें मित्रों तो गैस का सीधे ठोस में बदलना दृढ़ीकरण कहलाता है। कोई भी गैस अवस्था में पदार्थ है सीधे ठोस अवस्था में बदल जाए। गलन यहाँ पर विस्तृत परिभाषा है। ताप बढ़ने पर ठोस के विभिन्न कणों के मध्य ऊर्जा बढ़ती है। आकर्षण बल कमजोर होने के से ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। जैसे बर्फ़ का पानी बनना, यहाँ पर हम यहाँ दर्शाए भी हैं कि कोई भी पदार्थ है उसको जब हम गर्म करते हैं यानी कि उष्मा देते हैं तो उसके कणों के मध्य में जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो क्षीण होता है। जब क्षीण होता है तो अंतराणु को जो अंतराणुओं के मध्य में जो स्थान है वो बढ़ता है, तो इसलिए वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में वो बदल जाता है। जमना हिमीकरण परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से बदलकर ठोस अवस्था में आ जाता है, उसे जमना या हिमीकरण कहते हैं मित्रों। तापमान, जिस निश्चित तापमान पर कोई द्रव जमता है तो उसे उस द्रव का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हमने बताया पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आणविक का कारण की बात की जाए तो तापमान कम करने पर कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और वो आपस में मजबूत से बंध जाते हैं। उदाहरण के लिए पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना। हिमीकरण की अगर बात की जाए अगर हिमीकरण की बात की जाए तो पानी से बर्फ जमना यानी कि कोई भी पदार्थ है उसको हम ठंडा करें 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक कम ताप पर यानी कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी भी द्रव को अगर हम ठंडा करते हैं तो ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ में जम जाती है। वाष्पन या क्वथन की बात करें तो यह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से बदलकर गैस या वाष्प अवस्था में बदल जाता है उसे वाष्पन कहते हैं। जिस निश्चित तापमान पर द्रव उबलता है वह निश्चित तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। यानी कि जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उदाहरण में पानी को गर्म करने पर उसका भाप में बदलने लगता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तो पानी गर्म है तो भाप बनकर उड़ रहा है। संघनन की बात की जाए तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैसीय या वाष्प पदार्थ ठंडा होकर पुनः द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे संघनन कहते हैं। ये वाष्पन का ठीक उल्टी प्रक्रिया होती है मित्रों। जैसे उबलते पानी के बर्तन पर रखी प्लेट के नीचे पानी की बूंदों का जमा होना या हवा की नमी का भंडार, जो हवा की नमी है ठंडा होकर जो ओस की बूंदें उसमें बदल जाना। नींद आ रही मित्रों इसलिए शब्दों बदल जा रहे हैं, है नहीं, काफ़ी रात है, करीब 1 बज रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा नींद की वजह से। ऊर्ध्वपातन की बात करें मित्रों तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में बदलता है। इसके बाद बताए ही थे जब नौसादर या कपूर जलाते हैं तो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में नहीं बदलता है। दृढ़ीकरण भी पढ़ाए हैं मित्रों भी। अब वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव की सतह से कणों का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वह एक सतही परिघटना है मित्रों। कई कारकों का निर्भर करती है, यानी कि इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं निम्नलिखित कारक हैं। जैसे सतही क्षेत्रफल, सतह बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, जैसे कपड़े फैलाकर सुखाना। तापमान बढ़ने पर कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे वाष्पीकरण तेज हो जाता है मित्रों। वायु की गति तेज हवा में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, धीमी हवा में वाष्पीकरण की गति घट जाती है। आर्द्रता की बात करें मित्रों तो हवा में नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर जो होती है वो घट जाती है। यानी कि आप लोग देखे होंगे, इसी का उदाहरण बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता हवा में ज़्यादा होती है तो कपड़े देर से सूखती हैं, पसीने जल्दी सूखते नहीं हैं।
वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश किए हैं। दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे शीतलता सिद्धांत। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के ऊर्जा यानी कि गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जिससे आसपास का वातावरण तो ठंडा हो जाता है। उदाहरण के लिए स्पिरिट या एसीटोन। हथेली पर स्पिरिट रखने पर हथेली में ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हथेली पर ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े भी गर्मियों में सूती कपड़े पसीने को सोख लेते हैं। पसीने का वाष्पीकरण शरीर से ऊष्मा लेकर होता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। छतों पर जल का छिड़काव भी इसीलिए मित्रों करते हैं। आप लोग गर्मियों में देखे होंगे कि लोग छतों पर या खुले स्थानों पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि पानी वाष्पीकृत होने के लिए सतह की गर्मी सोख लेता है और सतह ठंडी हो जाती है। तापमान का पैमाना की बात करें मित्रों, तो तापमान का पैमाना जो होता है, तापमान का एसआई मात्रक होता है, वो केल्विन होता है। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में तापमान मापने के लिए सबसे ज़्यादा सेल्सियस पैमाने का प्रयोग करते हैं। परम शून्य ताप पर जो केल्विन होता है, केल्विन अगर देखा जाए केल्विन पैमाना, तो केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाना में अगर संबंध की बात करें मित्रों, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहीं पर परम शून्य ताप यानी कि केल्विन पैमाने पर 273.16 केल्विन होगा। गणना को आसान बनाने के लिए हम केवल 273 केल्विन ही लेते हैं मित्रों, दशमलव अंक नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे खास परिवर्तन आता नहीं गणना में। सेल्सियस से केल्विन में अगर बदलना हो, सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो के बराबर हो जाएगा सेल्सियस प्लस 273। यानी कि केल्विन में बदलना है तो जितना भी सेल्सियस होगा उसमें 273 ऐड कर देंगे। केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो जितना भी केल्विन होगा उसमें से 273 हम घटा देंगे। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर बदलना है मित्रों, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 डिग्री सेल्सियस को 9/5 से गुणा कर देंगे, प्लस 32 ऐड कर देंगे। सेल्सियस पैमाना का चित्र यहाँ पर बना दिए हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि हमें नींद लगती है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से क्लास में समझा सकते हैं आप लोगों को। यहाँ पर केल्विन पैमाना भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट जो लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाना भी है, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हैं, जैसे आपने बताया कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो 200 में 273 और ऐड कर देंगे, हो जाएगा 473.16 केल्विन। केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन में जो ताप दिया होगा उसमें से हम 273 घटा देंगे, सेल्सियस में आ जाएगा। तो मित्रों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आपके सहयोग से हमें प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। आपका यहाँ तक के वीडियो हमारा देखने के लिए, साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे। आप लोग जो भी राय देना चाहते हों, अपनी राय देने के लिए कमेंट कीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग मित्रों हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम 1 बज रहे हैं फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि आपका सहयोग हमें ताकत दे रहा है। ऐसे ही शानदार वीडियो से अगर जुड़े रहना चाहते हैं मित्रों, तो जो हमारा चैनल है रोजगार विथ राम के साथ आप लोग जुड़ जाइए। तो सभी को नमस्कार मित्रों।